हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लीगल सरोमा में। लीगल सरोमा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे फॉलो करके आप अपनी जुडिशरी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ जुडिशरी एस्पिरेंट या लॉ स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उन सारे एस्पिरेंट्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं और वहाँ पे इंडियन पॉलिटी मेजर मार्क्स का रोल प्ले करता है, ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट चैनल है। क्यों है? क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन पॉलिटी के नाम से बहुत ही वास्ट मार्क्स के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मदर ऑफ ऑल लॉज कहते हैं। क्यों कहते हैं मदर ऑफ ऑल लॉज? बिकॉज जितने भी लॉ पार्लियामेंट बनाता है उसका पूरा सोर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक ऐसा ट्री ट्रंक है जिसके ब्रांचेस से हम शो करते हैं कि ये ट्री ट्रंक है, इसके जितने भी ब्रांचेस हैं ये सारे लॉज हैं। इन सबको डिराइव कहाँ से, ये सब डिराइव कहाँ से हो रहे हैं? वो सब इन ट्री ट्रंक से डिराइव हो रहे हैं, इसीलिए इसे ट्री ट्रंक ऑफ द लॉज भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर आप किसी से पूछते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो आपको बोलेंगे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस या फ्रेमवर्क जिनसे कि प्रिंसिपल ऑर्गन्स गवर्नमेंट के वो अच्छे से फंक्शन कर सकें। तो हम लोग डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच डिफाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का नेचर क्या है, एक्सटेंट कैसा है, वो कैसे प्रोग्रेस करेगा, वो कैसे काम करेगा, इन सब के बारे में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पता चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ India is a set of rules and regulations which रेगुलेट द रिलेशनशिप किन के बारे में? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किए गए हैं किन के रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए। जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के उनके रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है, साथ ही डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं गवर्नमेंट के उनके रिलेशनशिप और सिटीजन्स के रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको राइट्स देता है, ड्यूटीज़ देता है कि क्या आपके कर्तव्य हैं, क्या आपके अधिकार हैं। इन सब के बारे में आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पता कर सकते हैं। किसी भी देश के बारे में आपको जानना है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे हम स्टडी करते हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का हो, चाहे वो इंडिया का हो या किसी भी अदर देश का हो, वो उस नेशन के सोल को बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट सोल ऑफ इंडिया। हमारा इथोस क्या है, हमारा सोल क्या है, इन सब के बारे में हमारा संविधान हमें बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को और भी अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच हैज़ स्पेशल लीगल सेंसिटी एंड फेथ एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। स्पेशल लीगल सेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो स्पेशल लीगल सेंसिटी से आप समझने की कोशिश करिए कि हमारे संविधान में संशोधन करना आसान नहीं है, इट इज़ अ वेरी टफ प्रोसेस। लेकिन फिर भी अगर किसी भी संशोधन से, किसी भी अमेंडमेंट से नेशन की प्रोग्रेस होती है तो वो संशोधन हम कर सकते हैं। फेथ एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल की बात समझिए तो लोग अपने आप को डिवोट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक सुप्रीम लॉ समझते हैं और हम लोग एक डिवोशन के थ्रू उसको देखते हैं। नो वन कैन गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नाइदर एनी लॉज कैन बी मेड विच विल कंट्रीवीन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस के अपोज में आए, आप उनके अगेंस्ट में जाएं। फेथ एंड एस्पिरेशन को और समझने की कोशिश करते हैं तो हम अबाइड हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं, जुडिशियल डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जितने भी राइट्स और ड्यूटीज़ बताए गए हैं, उन्हें हम फॉलो करते हैं। केल्सन ने कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रैंड नॉर्म कहा है, मतलब फंडामेंटल नॉर्म, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम सुप्रीम लेक्स बोलते हैं। इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। क्यों है? क्योंकि सारे लॉज जो बनते हैं, जो पार्लियामेंट हमें लॉज लाती है, उन सब का सोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही है। आगे फिर हम अप्रोच करते हैं व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी क्या ज़रूरतें हो गई थी, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ गई थी कि हमें संविधान की ज़रूरत पड़ी, कैसे संविधान आया, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग बढ़ेंगे अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ। तो अभी हमने बात किया कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशंस भी बताएं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में और बातें करें तो ये सोर्स है उन सारे पावर्स की जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के पास है। इसके साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस केशोराम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में हेल्ड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा गया? लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि विद दी प्रोग्रेस इन टाइम, समय के साथ साथ हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं, वो सारे चेंजेस जो कि हमारे नेशन की प्रोग्रेस में हेल्प करेंगे।
अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें देखना है कि सोर्स ऑफ ऑल दी पावर्स वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है, हमारे संविधान को इतनी पावर क्यों मिली है। इस चीज़ को समझने के लिए किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझने के लिए उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को देखने की बहुत आवश्यकता होती है। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसके फेजेस ऑफ डेवलपमेंट 4 हैं, इनको 4 बार भाग में कैटेगराइज किया जाता है। 1600 से लेकर 1765 ये ब्रिटिशर्स एज अ ट्रेडर का फेज था, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ट्रेड करने के मोटिव से, प्रॉफिट मेकिंग के मोटिव से हमारे इंडिया में आए थे। उसके बाद 1765 से लेकर 1858 का जो समय था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स एज अ रूलर एक्ट करने लगे थे। 1858 से 1919 में कंपनी रूल एंड होने जा रहा था, और 1919 से 1947 में सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया हमने। 1947 से 1950 में हमने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। अब बात ये होती है कि ब्रिटिशर्स एज अ ट्रेड करने हमारे देश में आए ही क्यों थे। इंडिया आज भी बहुत सुंदर है और उस समय की तो हम परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, गोल्डन स्पैरो बोलते थे। इंडिया में इतने सारे एडवेंचर्स थे, इंडिया की कहानियाँ इतनी रोचक थी, इतनी अट्रैक्टिव थी कि हर कोई इंडिया विजिट करने आना चाहता था। तो पोर्टुगीज़ जो थे उनके पास स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी थी, वो पहले थे 1498 में जो भारत आए थे, और उनका नाम आप सब जानते होंगे, वास्को डी गामा। और इसके बाद 1600 में जहाँ से हम कह सकते हैं कि इंडिया के बुरे दिन शुरू हो गए थे ब्रिटिशर्स के वजह से, वो 1600 के समय से शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? कुछ इंग्लिश ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन जो थे वो क्वीन एलिजाबेथ के पास गए। उन्होंने बोला कि हमारा मन है कि हम ईस्ट में जाके ट्रेड करें, और इसके लिए आप हमें उन्होंने प्रपोज किया और आप हमें उसके लिए ऑथराइज़ करिए। तो क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर बनाया जिसको चार्टर ऑफ 1600 कहते हैं, और इस चार्टर के थ्रू उनको ट्रेड करने की मोनोपोली दे दी गई, ईस्ट के साथ वो ट्रेड करेंगे। और इसी के थ्रू 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में पहली बार इस्टेब्लिश की गई थी। चार्टर ऑफ 1600 जो है ब्रिटिशर्स को एक मोनोपोली देती है कि भाई तुम जाओ ट्रेड करो, और ट्रेड किसके साथ करना है? ईस्ट के साथ करने का मोनोपोली है। उस चार्टर में सब कुछ ऐसा मेंशन था। क्वीन एलिजाबेथ ने उनको ऑथराइज़ किया। 1608 में एम्परर जहांगीर थे, उनके रॉयल फरमान के थ्रू सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हो गई। उनको लैंड दिया उन्होंने, बाकी जो भी कंसेशंस नेसेसरी थे वो सब कुछ 1608 में सूरत में इनको मिला। फिर धीरे धीरे करते करते इन्होंने अपनी 3 जगहों पे अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश किया, और लेटर ऑन उनको हम चीफ प्रेसिडेंसीज़ के नाम से पढ़ेंगे। उसके बाद 1600 में तो इनको मोनोपोली मिल गई चार्टर ऑफ 1600 में। चार्टर ऑफ 1601 बनाया गया, उसके थ्रू इनको पावर दिया गया कि तुम लॉ बनाओ, रूल्स बनाओ, रेगुलेशंस बनाओ, ऑर्डिनेंसेस बनाओ, वो सब कुछ बनाओ जिससे तुम अपनी कंपनी का गुड गवर्नेंस कर सकते हो। तो 1601 का जो चार्टर था उसके थ्रू इनको पावर मिल गई कि आप लॉज बनाएंगे। उसके बाद चार्टर ऑफ 1661 जो था उसमें बोला गया कि कंपनी में सिविल केसेस भी हो सकते हैं, क्रिमिनल केसेस भी हो सकते हैं, तो उनको डील कैसे करना है। और यहाँ पे इनकी चालाकी देखिए कि इंग्लिश लॉ को पहली बार इंडिया में इम्प्लीमेंट कराने के लिए इन्होंने चार्टर ऑफ 1661 दिया, जिसके थ्रू इन्होंने पावर दे दी कि आप जितने भी सिविल या क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको आप इंग्लिश लॉ के हिसाब से डील करेंगे। और इसी के थ्रू इन्होंने पहली बार इंडिया में इंग्लिश लॉ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की चार्टर ऑफ 1661 के थ्रू। चार्टर ऑफ 1726 बहुत ही लेजिस्लेटिव रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि जितने भी गवर्नर थे और काउंसिल्स थे उन 3 प्रेसिडेंसीज़ की, उनको पावर दिया गया कि भाई तुम रूल्स बनाओ, तुम लॉज बनाओ, और अगर कोई उन लॉज को, उन रूल्स को फॉलो नहीं करता है, उनको कंट्राविन करता है, तो उनको पनिशमेंट भी दे दो। चार्टर 1726 का ये भी इम्पोर्टेंस था कि आपको तीनों प्रेसिडेंसीज़ में मेयर्स कोर्ट बनानी है। तो 3 मेयर्स कोर्ट बने थे, बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास में। इस चार्टर ऑफ 1726 के थ्रू इन्होंने मेयर कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश कर दिया।
बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। चार्टर 1726 बहुत ही लेजिस्लेटिव रोल प्ले किया क्योंकि काउंसिल्स को भी लॉ बनाने का पावर मिल गया था। उन्होंने बोला कि अगर आप रूल्स बनाते हैं, उन रूल्स को कोई फॉलो नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हैं, उनको पनिशमेंट इम्पोज कर सकते हैं। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। 1765 बैटल ऑफ प्लासी हुआ जहाँ पे नवाब जो थे बंगाल के सिराजुद्दौला, उनको डिफीट कर दिया कंपनी ने और उस पूरे एरिया में अपना पूरा एम्पायर सेटअप कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1765 में क्या हुआ, दीवानी राइट्स जो थे वो सारे दीवानी राइट्स शाह आलम ने ब्रिटिशर्स को कन्फर कर दिया था। और कहाँ कहाँ का किया था, बंगाल, उड़ीसा और बिहार का। और ये इतना वास्ट टेरिटरी था कि इसको ये लोग संभाल नहीं पाए। और इसी के बाद रेगुलेटिंग एक्ट आता है जो कि शुरुआत करता है सेकेंड फेज़ की एज अ रूलर, ब्रिटिशर्स एज अ रूलर। हुआ यूँ था कि दीवानी राइट्स मतलब होते हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने के अधिकार, और इसमें इम्प्लाइडली सिविल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी राइट ब्रिटिशर्स को मिल गया। और कहाँ कहाँ का राइट मिला इनको, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो कि बहुत ही वास्ट टेरिटरी थी। ये तो ट्रेड करने के मोटिव से आए थे क्योंकि इनको प्रॉफिट मेकिंग करना था। इनका एक उद्देश्य था कि हमको भारत जाना है, वहाँ पे ट्रेड करना है और खूब पैसे कमाने। लेकिन जब दीवानी राइट्स इन्होंने मांगा और शाह आलम ने इनको सारे दीवानी राइट्स दे दिए तो इसके बाद इनके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेशन का भी बोझ आ गया कि आपको सिविल जस्टिस सिस्टम को एडमिनिस्टर करना, रेवेन्यू को कलेक्ट करना, ये काम ये नहीं कर पा रहे थे। और इस काम को इन्होंने छोड़ दिया, किसके ऊपर, इंडियंस के ऊपर ही छोड़ दिया कि भाई तुम ये काम मैनेज करो, हम इसके लिए 2 इंग्लिश ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे जो आपको सुपरवाइज करेंगे। जो इंडियन वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे, वो लोग बस एक कठपुतली के तौर पे काम करते थे, उनके ऊपर ये लोग थे और इनसे भी कोई काम हो नहीं रहा था ब्रिटिशर्स से। तो ये क्या करते थे, ये एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिए। हुआ ऐसा कि जो गवर्नर थे और काउंसिल्स थे, इनके नीचे बहुत सारे मिलिट्री और ट्रेड सर्वेंट्स को अपॉइंट किया गया था। जो मिलिट्री और ट्रेड सर्वेंट्स थे उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज थी, जूनियर, सीनियर्स, मर्चेंट। अब इनका जो काम था वो तो अच्छा खासा काम इन्होंने दे दिया, लेकिन ये लो पेड सर्वेंट्स थे, इनको कोई ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। लो पेड सर्वेंट थे तो ऑब्वियस सी बात है करप्शन आएगा, वो करप्ट होंगे क्योंकि उनके अंदर भी पैसा कमाने का लालच आएगा। लो पेड सर्वेंट्स ने क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे वो सारे हथकंडे अपनाए, वो सारे तरीके अपनाए जिससे वो इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सके। तो उन्होंने सब कुछ सारे मीन्स किए और रिज़ल्ट ये हुआ कि जो कंपनी के सर्वेंट्स थे वो रिचर होते चले गए, वो रिचेस्ट हो गए और कंपनी बैंकरप्ट हो गई। हुआ यूँ कि जब ये सारी चीज़ें हुई तो जो कंपनी थी उसने लोन मांगा ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमें लोन चाहिए। ये लोन मांगा उन्होंने 1771 के बाद, क्योंकि उस समय फेमाइन आया था बंगाल में और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन मांगती है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन मांगती है तो वहाँ के लोग सस्पेक्ट करते हैं कि ऐसा कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है ये कंपनी जिसकी वजह से ही कंपनी बैंकरप्ट हो गई और उसके सर्वेंट रिच हो गए। और आज ऐसी नौबत आ गई है कि कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन लेने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये तो ट्रेड करने आए थे और ट्रेड करने में ऐसी कौन सी स्किल इन्होंने अपनाई जिसके वजह से इतना सारा लॉस हुआ। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इन सारी चीज़ों पे निगरानी की और पहली बार एक एक्ट पास हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिस्टमाइज़ करने के लिए कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट हो रही है, जो गवर्नेंस काम कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको और अच्छे से देखने के लिए इन्होंने एक एक्ट पास किया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड फेज़ में 1765 से लेके 1858 के फेज़ में। बात कर रहे हैं सेकेंड फेज़ की, जो कि 1765 से 1858 में थी। अभी तक ब्रिटिशर्स जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के कंसर्न से आए थे, लेकिन जैसे ही उनके पास दीवानी राइट्स ट्रांसफ़र होती तो हम देख पाते हैं कि वो एक तरीके से रूलर्स बनने लगे। रूलर्स कैसे, क्योंकि दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो राइट है, उसके साथ ही साथ इम्प्लाइडली सिविल जस्टिस सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी उनके हाथ में आ गया था। तो जिस तरीके से कंपनी बैंकरप्ट हुई, उसके सर्वेंट रिच हो गए, बहुत अमीर होते चले गए और नौबत ये आ गई थी कि जब 1771 में फेमाइन आया बंगाल में, जिसकी वजह से 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, तो उस समय कंपनी को अच्छे ढंग से चलाने के लिए ब्रिटिश कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको ब्रिटिशर्स से
पैसे लेने पड़े, लोन मांगना पड़ा, जिसके वजह से फिर वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस चीज़ को अपनी निगरानी में रखा और पहली बार इंडिया के गवर्नेंस के लिए एक एक्ट पास किया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब ये जो फेज़ था ब्रिटिशर्स एज अ रूलर शुरू हुआ और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बहुत सारे मेजर चेंजेस लेकर आए, लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट में भी हम लेटर ऑन देखेंगे कि बहुत सारे डिफेक्ट्स भी थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज किया। मतलब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बॉडी थी उसमें पहले 24 मेंबर्स हुआ करते थे, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने चेंज किया। इन्होंने पूरा का पूरा कंट्रोल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में दे दिया। कंपनी का जो पूरा कंट्रोल था वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। उसके बाद इन्होंने गवर्नर जनरल अपॉइंट किए और 4 काउंसलर्स अपॉइंट किए प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल में, गवर्नर जनरल एंड 4 काउंसलर्स फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल। उसके बाद काउंसिल्स को, जो काउंसिल था उसको बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम पावर दे दिया और बोला कि काउंसिल के डिसीजन से कौन बाइंड होगा, गवर्नर जनरल बाउंड हो जाएगा काउंसिल के डिसीजन से। और उस समय गवर्नर जनरल जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह दिए और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हास्टिंग। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिश किया। कहाँ पे, फोर्ट विलियम्स इन कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया, फोर्ट विलियम्स इन कैलकाटा में। और उसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे। जो पहले चीफ जस्टिस हुए वो थे लॉर्ड एम्फी। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारे डिफेक्ट्स देखने को मिले। डिफेक्ट्स क्या हुआ कि गवर्नर जनरल और काउंसिल के रिलेशनशिप को इन्होंने अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं किया। इन्होंने गवर्नर जनरल को बाउंड कर दिया, मतलब काउंसिल की मर्जी पे अब गवर्नर जनरल काम करेगा। उसके साथ इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया था वो भी, वहाँ पे भी ये नहीं बताया कि वहाँ पे कौन से लॉज को एडमिनिस्टर करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये 3 डिफेक्ट्स को क्योर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेकेंड फेज ब्रिटिशर्स एज अ रूलर 1765 से लेके 1858 तक। इसमें हमने डिस्कस क्या किया था, अभी तक हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आया गया, उसके थ्रू बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए और फिर साथ ही साथ क्या हुआ कि हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट्स में बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। उन डिफेक्ट्स को क्योर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लेकर आए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने एक बहुत ही मेजर चेंजेस ये किया, इन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया पॉलिटिकल अफेयर्स और कॉमर्शियल अफेयर्स में। इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल अफेयर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, उनके सुपरविजन में होगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिपोर्ट किसको करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा। इन्होंने कहा कि जो कॉमर्शियल अफेयर्स हैं उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेंगे तो आप देखिए कि हमारे इंडियन अफेयर्स पूरे के पूरे ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ गए। जब ये चार्टर्स ऑफ 1661 लेकर आए थे, हमने फर्स्ट फेज़ में पढ़ा था, तो इन्होंने कहा कि सिविल और क्रिमिनल कोई भी केस होता है तो उसको हम डील करेंगे इंग्लिश लॉ के थ्रू। चार्टर 1726 जब ये लेकर आए तो इन्होंने जो हमारी 3 प्रेसिडेंसीज थी वहाँ पे 3 मेयर्स कोर्ट बनाए और उन मेयर्स कोर्ट में भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने अप्लाई किया इंग्लिश लॉ को। और मतलब ये इनका कंट्रोल करने का तरीका देखो आप। और अब क्या किया, पिट्स इंडिया एक्ट लाके पूरे के पूरे इंडियन अफेयर्स पे निगरानी कर ली। पूरा का पूरा इंडियन अफेयर्स किसके कंट्रोल में आ गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ गया। उसके बाद एक और चार्टर आता है, चार्टर ऑफ 1813। चार्टर ऑफ 1813 से क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया, उनसे एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स ले लिए गए और अब ट्रेड जो है सारे मर्चेंट्स के लिए ओपन हो चुका था। चार्टर ऑफ 1600 में आप एक और चीज़ मेंशन करिएगा, चार्टर ऑफ 1600 में ये भी मेंशन था कि जो तुमको ट्रेडिंग राइट हम दे रहे हैं ना वो 15 साल के लिए है और 2 साल की नोटिस में हम इसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। रिन्यूअल कैसे होगा, अगर क्राउन चाहेगी, उसका प्लेजर होगा, उनकी इच्छा होगी तो वो आपका रिन्यूअल कर देंगे। तो यहाँ पे 20 साल के लिए इनका रिन्यूअल हो गया, लेकिन इनसे एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स ले लिया गया था और ट्रेड जो है सारे मर्चेंट्स के लिए ओपन कर दिया गया था। क्रिश्चियन मिशनरीज का भरपूर प्रमोशन हुआ इंडिया में और एजुकेशन सिस्टम को भी इन्होंने प्रमोट करने की पूरी कोशिश की। अभी 2 चार्टर और बचते हैं, चार्टर ऑफ 1833 और चार्टर ऑफ 1853। उसके बाद हमारा सेकेंड फेज एंड हो जाएगा। अब हम बात करेंगे चार्टर ऑफ 1833 की। चार्टर ऑफ 1833 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बना दिया गया और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक।
डेमोक्रेटिक। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में हमने रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था, वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। पहला लॉ कमीशन सेटअप किया गया और उसके चेयरमैन बने लॉर्ड मैकले। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स जो थे वो सारे गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दे दिया गया और बोला गया कि तुम लॉज बनाओ, सबके लिए लॉज बनाओ, टू मेक लॉज फॉर ऑल द पर्सन्स। उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को लीगलाइज कर दिया। फिर आता है हमारे पास लास्ट चार्टर उस समय का, चार्टर ऑफ 1853, जिसमें बड़े डिसिसिव स्टेप लिए गए, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल से सेपरेट किया गया और एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया जिसमें 12 मेंबर्स हुए। उसके बाद यहीं से लोकल रिप्रेजेंटेशन पहली बार मिलने लगा लोगों को इंडियन लेजिस्लेचर में, और इसी चार्टर के थ्रू सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट के लिए ओपन कंपटीशन का इंट्रोड्यूस किया गया कि आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं तो इस कंपटीशन के बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। तो दिस वाज द सेकेंड फेज वी टॉक्ड अबाउट 1765 to 1858. Now in the next lecture we will be dealing with all the three phases. 1858 से 1919 में हम देखेंगे कैसे कंपनी रूल को एंड किया गया। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था वही एक बहुत ही मेजर रीज़न बना था जिसके वजह से कंपनी रूल एंड हुई थी। फिर इसके बाद सेल्फ गवर्नमेंट एंड देन फ्रेमिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मुझे लगता है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, आपके कॉन्सेप्ट में और भी ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी। लेक्चर पसंद आया होगा तो कमेंट ज़रूर करें। कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नमस्ते।